हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे दुनिया के टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट के बारे में, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो दोस्तों, हमारी जो पहली अपडेट है वो है बोर्ड ऑफ पीस के बारे में। बोर्ड ऑफ पीस क्या है? बोर्ड ऑफ पीस का मतलब है शांति का बोर्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा है जिसका काम होगा दुनिया में चल रहे युद्ध रोकना, शांति स्थापित करना और युद्ध के बाद इलाकों का पुनर्निर्माण करना। इस बोर्ड का पहला और सबसे बड़ा मिशन है गाजा पट्टी। गाजा में लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, पूरा इलाका तबाह हो गया। इसी गाजा के लिए ट्रंप ने यह बोर्ड बनाया है। भारत को क्यों बुलाया गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें कहा गया है कि भारत इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बने, गाजा में शांति और पुनर्निर्माण में मदद करे। ट्रंप ने भारत को इसलिए चुना क्योंकि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत है। भारत को दुनिया निष्पक्ष देश मानती है। भारत पहले भी शांति मिशन में शामिल रहा है। बोर्ड ऑफ पीस कैसे काम करेगा? व्हाइट हाउस के अनुसार इस बोर्ड में 3 स्तर होंगे। पहला है मुख्य बोर्ड जिसका अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप खुद होंगे, बड़े फैसले यही लेंगे। दूसरा है फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट समिति, गाजा का रोजमर्रा का प्रशासन चलाएगी। इसमें राजनीति से दूर विशेषज्ञ लोग होंगे। तीसरा है सलाहकार कार्यकारी बोर्ड, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि सुझाव देंगे, निगरानी करेंगे। ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना। यह बोर्ड ऑफ पीस 20 पॉइंट वाले प्लान का हिस्सा है जिसमें शामिल है गाजा का निरस्त्रीकरण, दूसरा है आम लोगों का मानवीय सहायता, तीसरा है बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल बनाना, चौथा है स्कूल और घर दोबारा बनाना, पांचवा है गाजा को फिर से रहने लायक बनाना। किन किन देशों को बुलाया गया है? ट्रंप ने लगभग 60 देशों को न्योता दिया है जिनमें शामिल है भारत, पाकिस्तान, मिस्र, अर्जेंटीना और कई यूरोप और एशिया देश। भारत का क्या रुख है? अभी तक भारत सरकार ने कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है, मतलब भारत सोच समझकर फैसला ले रहा है क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। भारत को देखना होगा क्या इसमें भारत की विदेश नीति प्रभावित होगी, क्या पाकिस्तान भी उसी बोर्ड में होगा, क्या यह सच में शांति लाएगा या राजनीतिक दबाव बनेगा। विवाद क्यों हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की कई नीतियां पहले भी विवादों में रही है, अचानक फैसलों के लिए जानी जाती है, इसलिए कई देश अभी सोच में है। सबको भरोसा नहीं है कि यह बोर्ड सफल होगा। भविष्य की योजना। ट्रंप चाहते हैं कि यह बोर्ड सिर्फ गाजा तक सीमित न रहे, भविष्य में यूक्रेन, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, अन्य युद्ध क्षेत्र में भी काम करे। तो दोस्तों, हमारी जो दूसरी अपडेट है वो है आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे रक्षा सौदे की जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और चीन भी ध्यान से देख रहा है। यह सौदा है भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों का, जिसकी कीमत लगभग $36 बिलियन यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन यह सिर्फ जहाज खरीदने का डील नहीं है बल्कि भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का बड़ा कदम है। 114 राफेल डील आखिर है क्या? भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। इस डील की कीमत $36 बिलियन है। यह सौदा भारतीय वायु सेना के लिए है। इसका मकसद है भारत की एयर पावर बढ़ाना, पुराने लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करना। लेकिन असली बात यहाँ से शुरू होती है। भारत ने फ्रांस के सामने रखी अटूट शर्तें। भारत ने साफ साफ कहा है कि भारतीय हथियार ही लगेंगे। राफेल पर भारत में बने हथियार लगाए जाएंगे, जैसे अस्त्र, मिसाइल, स्वदेशी बम। मतलब फ्रांस या किसी विदेशी हथियार पर निर्भरता नहीं। सीधे शब्दों में हम जहाज लेंगे लेकिन लड़ेंगे अपने हथियार से। सुरक्षित संप्रभु डेटा लिंक। राफेल में होगा भारत का खुद का सिक्योर डेटा सिस्टम। इसका मतलब कोई विदेशी देश भारत की उड़ान, मिशन या टारगेट की जानकारी नहीं देख सकता। भारत का राफेल भारतीय रडार, भारतीय सैटेलाइट, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ा रहेगा। पूर्ण डिजिटल कंट्रोल भारत के हाथ में। भारत ने कहा कोई भी विदेशी कंपनी राफेल को बंद या रोक या कमजोर नहीं कर सकती, ना ही सॉफ्टवेयर लॉक, रिमोट कंट्रोल, बैकडोर एक्सेस। मतलब युद्ध के समय कोई बाहर वाला स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा। मेक इन इंडिया असली गेम चेंजर। 114 में से सिर्फ 12 से 18 राफेल सीधे फ्रांस से आएंगे, बाकी भारत में बनाए जाएंगे। भारत को मिलेगा गहरी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज, एविएशन इंडस्ट्री का अनुभव। यह सिर्फ खरीद नहीं बल्कि सीखने और बनाने की डील है। इसे सामरिक औद्योगिक अधिग्रहण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत सिर्फ जहाज नहीं खरीद रहा, भारत भविष्य की युद्ध क्षमता बना रहा है। आने वाले समय में खुद के फाइटर, खुद के सिस्टम, खुद की टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में क्यों मच गया डर? पाकिस्तान पहले भी डर गया था जब भारत ने पहला राफेल स्क्वाड्रन लिया। जवाब में पाकिस्तान ने चीन से जेट-एंड-सी लड़ाकू विमान खरीदे। लेकिन अब 114 राफेल की खबर से पाकिस्तान को डर क्यों है? भारतीय राफेल ज्यादा एडवांस, ज्यादा नेटवर्क, ज्यादा घातक। यह सिर्फ अब
अपग्रेडेड नहीं बल्कि गेम चेंजर है। पाकिस्तान चीन की नई तैयारी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सीधे चीन से बातचीत में है, फिर भी चीनी जेट टेक्नोलॉजी में भरोसे की कमी, युद्ध अनुभव कम, नेटवर्क वारफेयर में भारत आगे। भारत के राफेल, रडार, सैटेलाइट, एयर डिफेंस, ड्रोन सिस्टम सब आपस में जुड़े होंगे। नतीजा दुश्मन को जल्दी पकड़ा जाएगा, जाम करना मुश्किल, हमला ज्यादा सटीक। चीन भी क्यों देख रहा है ध्यान से। भारत पहली बार किसी विदेशी फाइटर पर पूरी डिजिटल आजादी ले रहा है। चीन को डर है भारत यह मॉडल दूसरे देशों को भी दिखा सकता है। आज भारत खरीदने बल्कि नियम बनाने वाले देश बन रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो हमारी जो तीसरी अपडेट है वो है, आज हम बात करेंगे भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के रिश्ते की। पहले ये रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित था, लेकिन आज ये रिश्ता रणनीतिक साझेदारी बन चुका है। दोस्तों, भारत और यूएई का रिश्ता कोई नया नहीं है। सैकड़ों साल पहले से भारत के व्यापारी दुबई, आबू धाबी जाया करते थे। पहले ऊंट, जहाज और मसालों का व्यापार होता था, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ व्यापार ही नहीं रहा। अब किन किन क्षेत्रों में साझेदारी है? व्यापार, ऊर्जा, तेल, गैस, रक्षा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिक्स, इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सीपा क्या है? दोस्तों, 2022 में भारत और यूएई ने एक बड़ा समझौता किया है जिसका नाम है सेपा, कंप्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सीपा का मतलब कंप्रेहेंसिव व्यापक इकोनॉमिक आर्थिक पार्टनरशिप साझेदारी, एग्रीमेंट समझौता मतलब व्यापार और निवेश बढ़ाने का समझौता। सेपा से क्या फायदा हुआ? व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी। सेपा के बाद व्यापारी बहुत तेजी से बढ़ा। 2025 में गैर तेल व्यापार 38 बिलियन डॉलर, लक्ष्य 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक करने का है। नॉन ऑयल ट्रेड मतलब तेल छोड़कर बाकी सामान का व्यापार। भारतीय सामान को फायदा। सेपा के बाद हजारों चीजों पर टैक्स कम हो गया। फायदा किसे? भारतीय किसान, छोटे व्यापारी, एमएसएमई, एक्सपोर्ट करने वाले लोग। अब भारत का सामान दुबई, आबू धाबी, पूरे खड़ी देशों में आसानी से बिक रहा है। यूएई का भारत में निवेश। अब बात करते हैं निवेश की। यूएई भारत का कौन सा बड़ा निवेशक है? 7वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक। आंकड़े याद रखो, साल 2000 से अब तक कुल निवेश 22 बिलियन डॉलर से ज्यादा। पैसा कहाँ लगाया है? सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, ग्रीन एनर्जी में। ऊर्जा संबंध। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाता है। यूएई भारत का बड़ा तेल और गैस सप्लायर है, लेकिन अब रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। भविष्य की साझेदारी, रुपया दिरहम व्यापार। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, भारत और यूएई डॉलर को साइड में रखकर सीधे रुपया दिरहम में व्यापार कर रहे हैं। फायदा, डॉलर पर निर्भरता कम, ट्रांजैक्शन सस्ता, भारत की मुद्रा मजबूत। यूपीआई अब यूएई में भी। आप गूगल पे, फोन पे चलाते हो ना, वही यूपीआई अब यूएई में भी शुरू हो चुकी है। मतलब भारतीय लोग यूएई में सीधे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। ये भारत की डिजिटल ताकत दिखाता है। तो दोस्तों, हमारी जो चौथी अपडेट है वो है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक बार फिर आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन त्रासी 1। आखिर क्या हुआ, कहाँ हुआ और इसका मतलब क्या है, आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। ऑपरेशन त्रासी 1 क्या है? ऑपरेशन त्रासी 1 एक सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन है। इसका मकसद छिपे हुए आतंकियों को ढूंढकर खत्म करना है। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चल रहा है। त्रासी का मतलब होता है अच्छी तरह से तलाशी लेना। यह ऑपरेशन कहाँ चल रहा है? जगह का नाम जम्मू कश्मीर, जिला किश्तवाड़, चतरू क्षेत्र, सोनार गांव के पास घने जंगल में। यह इलाका बहुत जंगलों वाला, पहाड़ी और दुर्गम, मोबाइल नेटवर्क और रास्ते कमजोर। ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ? सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी जैसे मोहम्मद संगठन से जुड़े हैं और वो जंगलों में छिपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। रविवार को क्या हुआ था? जब सुरक्षा बल तलाशी ले रहे थे तभी आतंकियों ने गोलीबारी की, ग्रेनेड फेंके। ग्रेनेड धमाका हुआ जिसमें सेना के 8 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को उधमपुर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन अस्थायी रूप से क्यों रोका गया? रविवार रात को मौसम बहुत खराब हो गया, अंधेरा और भारी जंगल, रास्ते बहुत मुश्किल, इसलिए जवानों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन रात में रोक दिया गया। सोमवार सुबह क्या हुआ? सोमवार सुबह होते ही ऑपरेशन फिर से तेज कर दिया गया। इस्तेमाल किए जा रहे साधन जिसमें ड्रोन, कैमरे, सर्च डॉग्स, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस। ऑपरेशन कौन चला रहा है? ऑपरेशन व्हाइट
स्नाइपर कोर, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर, यानी यह संयुक्त ऑपरेशन है। अभी की स्थिति क्या है? अभी तक आतंकियों का कोई नया सुराग नहीं, लेकिन घेराबंदी मजबूत है, अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, ऑपरेशन जारी है। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा को और सख्त कर दी गई है। यह ऑपरेशन क्यों महत्वपूर्ण है? यह ऑपरेशन दिसंबर से चल रहे बड़े अभियान का हिस्सा है। मकसद जम्मू क्षेत्र में छिपे आतंकियों को खत्म करना। तो जो हमारी 5वीं और लास्ट अपडेट है वो है स्पेन की भीषण ट्रेन दुर्घटना। घटना क्या है? स्पेन में एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई है, जिसमें पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय में स्पेन की सबसे बड़ी रेल घटना बताया जा रहा है। घटना कहाँ हुई है? यह घटना स्पेन के कोर्डोबा शहर के पास आदममुज इलाके में हुई है। दुर्घटना कैसे हुई है? एक मैड्रिड जाने वाली ट्रेन तेज रफ्तार में जा रही थी। अचानक वह पटरी से उतर गई। पटरी से उतरने के बाद वह दूसरी पटरी पर चली गई। उसी समय सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से सीधी टक्कर हो गई। यानी यह ट्रेन डिरेलमेंट प्लस आमने सामने की टक्कर थी। कितने लोग सवार थे? दोनों ट्रेनों में मिलकर लगभग 400 यात्री और रेलवे कर्मचारी सवार थे। जान माल का नुकसान अब तक कम से कम 39 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों ने कहा है कि मौत की संख्या बढ़ भी सकती है। 75 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 12 लोगों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन हादसे के बाद बचाव दल पूरी रात काम करता रहा। फंसे हुए यात्रियों को डिब्बों से बाहर निकाला गया। हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल किया गया। सरकार और शाही परिवार की प्रतिक्रिया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज ने हादसे पर गहरा दुख जताया। स्पेन के शाही परिवार ने भी मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। दुर्घटना का कारण, अभी तक दुर्घटना का असली कारण पता नहीं चल पाया है। जांच एजेंसियां तकनीकी खराबी, सिग्नल फेल या मानवीय गलती, इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। स्पेन का रेल नेटवर्क। स्पेन का हाई स्पीड रेल नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। इसकी लंबाई 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो दोस्तों ये था टॉप 5 जियोपॉलिटिक्स अपडेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।